बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच पर बैठे हुए मोहतरम जनाब सोमा भाई साहब, जनाब हबीब भाई, इमामुद्दीन शेख साहब, जनाब साबिर काबुली वाला साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जमालपुर के उम्मीदवार भी हैं और गुजरात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भी हैं, मोहतरम जनाब हनीफ भाई साहब, शरीफ खान पठान साहब जो अहमदाबाद के सदर हैं मजलिस के, हमारे काउंसलर अफसाना बानो साहिबा, सैयद मोइन साहब, बाबा भाई साहब, मेरे तमाम मजलिस के साथी और रुफ़ा, मेरी ज़द्दा और माँ और बहनों, बुजुर्गों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम इस बात से वाकिफ हैं कि इस विधानसभा से, इस विस्तार से जमालपुर के मजलिस ने साबिर भाई साहब को अपना कैंडिडेट बनाया, उम्मीदवार बनाया और उनका इंतखाबी निशान पतंग है। तो आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आपने इतनी बड़ी तादाद में आज के जलसे में शिरकत की और मुझे यकीन है कि आप तमाम लोगों की इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आना ना सिर्फ हमारे पार्टी के हौसलों को बुलंद करता है, बल्कि आपकी मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला जमालपुर विधानसभा से आप और हम मिलकर एक नई सियासी तारीख लिखेंगे। यहाँ पर एक इनकलाब बर्पा होगा और यहाँ से आप एक नया विधायक जनाब साबिर काबुली वाला साहब को एमएलए बनाकर गुजरात की विधानसभा में भेजाएंगे ताकि वो जाकर आपकी आवाज को बुलंद करें, आपकी तकालीफ का हल तलाश करें। तो मैं आपसे अपील भी कर रहा हूं कि आप अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करें। अभी साबिर भाई बता रहे थे कि राम रहीम नगर में आरजी साहब और शकील साहब की एक बेमिसाल मोहब्बत थी। हमारी भी कोशिश यही है कि इसी तरह से हर समाज में ना सिर्फ मोहब्बत बढ़े बल्कि उनके दिल भी मिले, और खास तौर से जब तक गरीब आवाम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े रहेगी उनसे इंसाफ नहीं किया जाएगा। ये हमारे मुल्क की सियासत की हकीकत है। तो इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप मिलकर रहिए और मजलिस आपके साथ खड़े रहेगी। आपको किसी से भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप बेखौफ होकर 5 तारीख के दिन मजलिस के उम्मीदवार जनाब साबिर काबुली वाला के पतंग के निशान पर वोट दीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जानते हैं कि राम रहीम नगर हो, बहरामपुरा हो, पिंकू टेक्सटाइल्स हो, अल्लाह नगर, संतोष नगर हो, यहाँ पर बहुत से मसले मसाइल हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि लाइट का बिल बहुत ज्यादा आता है। एक एक घर में गरीबों के पास 1000 रुपए के ऊपर लाइट का बिल आता है। यहाँ पर कांग्रेस ने आपके इस बस्ती में, इस इलाके में कोई डेवलपमेंट का और विकास का काम नहीं किया। और अफसोस की बात यह है कि इस राम रहीम नगर में बहुत से बच्चों को नशे की आदत डाल दी गई है। ये नशे की वजह से हमारे मासूम बेटे अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। इनको इस नशे की बीमारी से बचाना है। और ये जो नशा बेचते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, इन लोगों को बड़े बड़े लोगों की सरपरस्ती हासिल है, जिसमें कांग्रेस के मेरे साहब भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जब यहाँ पर लोग नशा देकर बच्चों की जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। पीने का साफ पानी आपको नहीं मिलता। आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस का एमएलए है 5 साल से और आपको ये बुनियादी सहूलतें वो फराहम नहीं कर सका। अभी हमको बता रहे थे कि यहाँ पर स्कूल नहीं है, दवाखाना नहीं है, लाइट का
इंतजाम नहीं है, ड्रेनेज का इंतजाम नहीं है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 5 दिसंबर के दिन साबिर भाई को आप वोट डालकर उनको कामयाब करिए। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले भी कहा और आज भी आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि जहां तक जमालपुर की विधानसभा का असेंबली हल्के का मामला है, साबिर भाई यहां पर एमएलए रहेंगे, मगर साबिर भाई के काम कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। जमालपुर में मैं आऊंगा, जिस तरीके से मैं आज यहां पर राम रहीम नगर में आया हूं, आप साबिर भाई को यहां से अपना एमएलए बनाइए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक महीने में कम से कम 2 मरतबा मैं इस विधानसभा में, इस विस्तार में आऊंगा, आपके गली कूचों में आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि साबिर भाई एक एमएलए के तौर पर काम कर रहे या नहीं कर रहे। अगर आप बताएंगे कि काम नहीं हो रहा है तो हम उसी वक्त साबिर भाई को आपके सामने ये बोलकर आपकी जो तकालीफ है, आपकी जो पीने के पानी का मसला है, ड्रेनेज लाइन का मसला है, रोड का मसला है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, ये तमाम मसाइल हल कराएंगे। स्कूल का मसला, दवाखाने का मसला। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक मर्तबा साबिर भाई को वोट दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी जमालपुर की आवाम से वादा कर रहा है कि आपके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी मेरी होगी। जमालपुर के एमएलए साबिर भाई जरूर होंगे, मगर जमालपुर की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी की रहेगी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपके इस इलाके में, इस विधानसभा में बहुत से फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई है। 723 प्रिंटिंग फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। 11-12 महीने हो चुके, फैक्ट्री बंद हो चुकी है। हम पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस के एमएलए ने क्या किया उन फैक्ट्रीज को खुलाने के लिए। आप यहां के एमएलए हैं, 723 फैक्ट्रियां बंद है। करीब 1.5 लाख के करीब लोग जो उसमें काम करके अपने घर में चिराग जलाते थे, आज वो बेरोजगार हो चुके हैं। उस फैक्ट्री के मालिक परेशान हैं क्योंकि फैक्ट्री की मशीन बंद पड़ी हुई है। जो बच्चे कंप्यूटर पर काम करते थे वो रोजगार से महरूम हो गए, उनको नौकरी नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप साबिर भाई को अपने वोट से, अपने इत्तेहाद से, मोहब्बत से यहां का एमएलए बनाइए। हम जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला उन फैक्ट्रियों को ओपन कराएंगे, उन फैक्ट्रियों को चालू कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी, क्योंकि एसटीपी का प्लांट उसको शुरू करवाना है। 35 MLD का एसटीपी का प्लांट है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द वो एसटीपी का प्लांट शुरू हो जाए ताकि वो फैक्ट्रियां खुले। जब वो फैक्ट्रियां खुल जाएंगी तो उसमें जो 1 लाख 1.5 लाख के करीब लोग जो काम करके अपनी जिंदगी गुजारते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अपनी माँ और बहनों का इलाज करवाते थे, आज वो लोग मखरूज हो चुके हैं। वो लोग परेशान हैं, अपनी जिंदगी से परेशान हैं। मैं उन तमाम लोगों से वादा कर रहा हूं कि आप साबिर काबुलीवाला को यहां किसी अपना एमएलए बनाइए। हम जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला उन फैक्ट्रीज को खुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि आपकी फैक्ट्री खुलाने के लिए अगर हमको रोड पर निकल कर आना पड़ेगा, यहां कोई भी मुख्यमंत्री होगा, अगर उसके सामने जाकर, उसकी गाड़ी के सामने ठहर कर जमालपुर के फैक्ट्रीज खुलाने की जरूरत पड़ेगी तो असदुद्दीन ओवैसी इस रोड पर निकलकर अपने आप को अरेस्ट करवाएगा, एहतजाज करेगा कि गरीबों से इंसाफ होना चाहिए। आप बताइए कि 11-12 महीने से फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, यहां पर कांग्रेस का एमएलए क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, खामोश बैठे रहता है। उसका काम था, उसकी जिम्मेदारी थी। छोड़िए साबिर भाई क्या कर रहे हैं, साबिर भाई तो एमएलए नहीं है, मगर साबिर भाई दिन रात भाग रहे हैं कि फैक्ट्रियां को खोलना चाहिए। मगर कांग्रेस का एमएलए कहां है? कांग्रेस के एमएलए के जबान पर फैक्ट्री का नाम नहीं आता है। आप जानते हैं कि जब पूरे भारत में, पूरे गुजरात में, पूरे अहमदाबाद में जब कोविड से लोग परेशान थे, गरीब मर रहा था, दवाओं के लिए मर रहा था, ऑक्सीजन के लिए मर रहा था, जो मेहनत करने वाला लेबर तबका है वो निकलकर बाहर जाना चाहता था, उस वक्त में साबिर काबुलीवाला ने अपनी जान को खतरे में डालकर कोविड में जो काम जमालपुर में साबिर काबुलीवाला ने किया, कांग्रेस के एमएलए तो भाग गया था, यहां से दिख नहीं रहा था। आज असेंबली का इलेक्शन आया तो आज आकर कांग्रेस के लोग
और कांग्रेस का एमएलए कहता है कि मेरी झोली में वोट डाल दो, मुझे कामयाब करो। मगर आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि आपकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कांग्रेस का एमएलए उसको खुलवा नहीं सका। कोविड में आप परेशान थे, कांग्रेस का एमएलए जमालपुर से भाग गया। आप जानते हैं कि राम रहीम नगर में यहाँ पर न स्कूल है, न स्कूल खुलवाते हैं, न साफ पानी का पीने का पानी आपको दिया जाता है। लाइट के बिल के ताल्लुक से कांग्रेस गुंगी हो जाती है। यहाँ पर बच्चों को नशा ड्रग्स दिया जाता है, कांग्रेस का एमएलए खामोश हो जाता है। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, एक प्लान है कि कैसे ना सिर्फ जमालपुर बल्कि राम रहीम नगर में, संतोष नगर में ये पूरे डेवलपमेंट के काम कराएगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस तकरीर को सिर्फ तकरीर ना समझें, बल्कि ये समझें कि एक शख्स आपके सामने खड़े होकर आपसे वादा कर रहा है कि इंशाअल्लाह ताला ये तमाम तकालीफ को, आपके मसाइल को हम हल करेंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप 5 दिसंबर के दिन सुबह सुबह अपने घर से निकलकर आप साबिर काबुलीवाला साहब का जो निशान है, उनका निशान क्या है आपको मालूम? पतंग है। तो पतंग के निशान पर आपको बटन दबाना पड़ेगा। आप इत्तेहाद को मजबूत करिए और वो जो आरजी साहब और हमारे शकील भाई की मोहब्बत थी उसको और मजबूत करिए। याद रखिए, गरीबों से जुल्म इसलिए होता क्योंकि गरीबों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं होता। हाँ, लोग बड़े बड़े भाषण दे देते गरीबों के बारे में, मगर जब गरीब पर जुल्म होता, उनकी आवाज बनना, उनकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस करना, वो लोग नहीं करते। आप साबिर भाई को एक मर्तबा मौका दीजिए ताकि वो आपके मेले बनकर गरीबों से, कमजोरों से उनके हक के लिए लड़े, कमजोरों को ताकतवर बनाएंगे, मजलूमों से इंसाफ उनको दिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी ना कमजोरों को ताकतवर बनाना चाहती है, बल्कि कांग्रेस पार्टी कमजोरों को और कमजोर करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी मजलूमों से इंसाफ करना नहीं चाहती, बल्कि जालिमों को और पैदा करना चाहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप अपने वोट की अहमियत को समझिए, अपनी वोट की कीमत को समझिए। आपको फायदा मिलना चाहिए। मजलिस आपके सामने आकर ये कहती है कि आप साबिर काबुलीवाला को सिर्फ एमएलए नहीं बना रहे, बल्कि आपको ताकतवर होना है। लोग वोट डालकर नेता को मोटा बना देते हैं और वो नेता जीतकर जनता को और कमजोर कर देता है। हम जब जीतते हैं तो ना सिर्फ एमएलए एमपी बनते, बल्कि गरीबों का साथ देते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, उनके हुकूक के लिए लड़ते हैं। उन पर जब जुल्म होता है तो हम सबसे पहले हम सामने आ जाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको तयक़ुन दे रहा हूं कि आप साबिर भाई को कामयाब करेंगे और जमालपुर की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी की होगी। मैं आऊंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लेना, आप मुझसे कहना कि हमने तुम्हारे कहने पर साबिर काबुलीवाला को वोट दिया। हमारा काम कब होगा, ये आपका हक होगा और मैं फख्र महसूस करूंगा कि मैं यहाँ पर आपके दरमियान में रहकर आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपके इंसाफ के लिए हम काम करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप जानते हैं कि जमालपुर से अगर भाजपा की कामयाबी को कोई रोक सकता है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अगर भाजपा को कोई रोक सकता है जमालपुर से कामयाब होने के लिए तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तो इसीलिए आप मुत्तहिदा तौर पर यूनाइट होकर इत्तेहाद को मजबूत करके आप मजलिस को वोट दीजिए। मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि भाजपा को हराइए। यहां से मुकाबला जमालपुर में, मुकाबला मजलिस का और बीजेपी का है, मुकाबला ओवैसी का और मोदी का है। अब आपको फैसला करना है कि क्या आप ओवैसी को कामयाब करेंगे या भाजपा को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि अपने वोट का नुकसान मत करिए, अपने वोट का नुकसान मत करिए। कहीं ऐसा ना हो
कि आपसे जरा सी गलती हो जाए और उसके बाद आप याद रखेंगे मेरी तकरीर के अल्फाज को, अरे एक दीवाना आकर हमसे कह रहा था, हमने उसकी बात का यकीन नहीं किया। आप एक मर्तबा असदुद्दीन ओवैसी की बात का यकीन करिए। जमालपुर में आप देखेंगे कि कैसे तेजी से डेवलपमेंट का और विकास का काम होगा। मैं जानता हूं साबिर काबुलीवाला साहब को, और साबिर काबुलीवाला साहब भी मुझे जानते हैं कि जब मैं किसी के पीछे पड़ जाता हूं तो उनको चैन से बैठने नहीं दूंगा। आप कामयाब करो साबिर भाई को, मैं साबिर भाई को चैन से नहीं बैठने दूंगा। साबिर भाई आप ही के गली कूचों में फिरते रहेंगे, आते रहेंगे, और महीने में कम से कम 2 मरतबा मैं इसी इलाके में आऊंगा। और हमारे भाई जो बल्दिया के इलेक्शन लड़े थे मगर 100 वोट से वो नाकाम साबित हुए, हबीब भाई इमामुद्दीन शेख साहब, वो और हम मिलकर साबिर भाई का जीना हराम कर देंगे। एक बार आप कामयाब कर दो इनको। साबिर भाई को खूब काम कराएंगे। साबिर भाई को हम बाउंसर मारने नहीं देंगे। साबिर भाई को यहीं बिठाकर आपका काम करवाएंगे और आप बोलेंगे कि हाँ, जो हमसे वादा किया गया था वो पूरा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी अहम बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि भाजपा के लोग बोलते हैं कि गुजरात को मोदी ने बनाया। अब आप बताइए कि गुजरात में 20 जिलों में सिटी स्कैन की मशीन नहीं है। 33 में से 20 जिलों में अस्पताल में सिटी स्कैन की मशीन नहीं है। मोदी जी, आपको फोटो लेने का इतना शौक है मगर सिटी स्कैन आपने नहीं लगाया। आप देखिए मोदी जी और कैमरे के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। अगर आ गया तो बोलते हैं हटो। मगर गुजरात के 33 जिलों में से 20 में सिटी स्कैन नहीं है। 28 डिस्ट्रिक्ट में एमआरआई की मशीन नहीं है। अगर ये मशीन होती तो कोविड में जो लोग मर गए बच जाते थे। कोविड में जो लोग मर गए इसीलिए मर गए कि सिटी स्कैन अगर करते तो मालूम होता कि उनके लंग्स, उनके फेफड़े कितने खराब हो चुके हैं। मगर आप कहते हैं कि गुजरात आपने बनाया। क्या बनाया आपने? आपको मालूम गुजरात में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स होते हैं 1390, उसकी जरूरत है सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर की। तो भारत के प्रधानमंत्री जो आज कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया, कितने आपने डॉक्टर उसमें से अपॉइंट किए? 1390 में से सिर्फ 13 काम कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर अगर रहेंगे ये गवर्नमेंट के अस्पतालों में तो गरीब का फायदा होगा। गुजरात को भाजपा कहती है कि मोदी ने बनाया। आपको मालूम कि मोदी की हुकूमत खुद कहती है कि अगर कोई गरीब गवर्नमेंट के अस्पताल में जाता है तो सबसे ज्यादा उसकी जेब से जो पैसा खर्चता है उसमें गुजरात का नंबर आता है। प्राइवेट दवाखाने में नहीं, गवर्नमेंट के दवाखाने में जाता है तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उसका सबसे ज्यादा हो जाता है। आप बताइए फिर कौन सा विकास गुजरात में हुआ है? भाजपा वाले कितना झूठ बोलेंगे। मैं ये डेटा दे रहा हूं, अगर कोई इनकार करेगा तो बताओ, वक्त बताओ, बैठकर 10-10 मिनट बात कर लेंगे। तुम 5 मिनट में अपनी चप्पल बगल में रख के भाग जाओगे। आपने क्या किया गरीबों के लिए? आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया और बड़ा बड़ा भाषण देते, लंबा लंबा छोड़ते, हमने ऐसा कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या किया आपने बताओ? यहां पर साफ पीने का पानी नहीं है। 27 साल में तुमने पीने का पानी साफ नहीं दिलाया यहां पर पीने के लिए। स्कूल नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर दूसरे इलाकों में अगर आता है तो इस बस्ती में क्यों नहीं आता? क्या इस बस्ती में बसने वाले अगर गरीब हैं, मजलूम हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं तो उसको नजरअंदाज करके रख दिया जाएगा और सिर्फ दौलतमंदों के इलाकों में काम होगा, गरीबों के इलाके में काम नहीं होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां का एमएलए कमजोर है,
उसको लड़ना नहीं आता, उसको कॉम्प्रोमाइज करना आता है। वो अगर कोई लड़ने वाला होगा तो काम कराएगा, आपके लिए लड़ेगा। और मुझे यकीन है कि साबिर काबिलीवाला को इंशाअल्लाह अगर अल्लाह कामयाब करेगा आपके दुआओं से और आपके वोट से, तो यकीनन ये तमाम नाइंसाफियां खत्म किए जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे ये भी बताया गया कि रिवर फ्रंट के पास जितने मकानात थे डेवलपमेंट के नाम पर तोड़ दिया गया और EWS क्वार्टर्स बना दिए। और ऐसे क्वार्टर बनाए मोदी जी ने कि कभी भी गिर जा सकते, वो इतने कमजोर बनाए। अच्छा, बेवाओं को पेंशन मिलता? बेवाओं को पेंशन मिलता? यहां पर मिलना चाहिए। आप बताइए, फिर गुजरात में आप कहते हैं कि हमने गुजरात बनाया, गरीबों को अनाज नहीं मिलता। BPL का इतना बड़ा नंबर लिख दिए मगर गरीबों को कुछ अनाज नहीं मिलता। ये आपके मसले, ये मसलों का अगर आप हल चाहते हैं तो आप मजलिस का साथ दीजिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चुनाव हम बगैर किसी का से खौफ खाए डरे चुनाव लड़ेंगे। आप खुलकर काम करिए, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। किसी से मत डरिए, सिर्फ अल्लाह से डरिए। इंसानों से डरना आपका और हमारा काम नहीं है। हम ना इंसानों से डरते हैं, ना हैवानों से डरते हैं, ना जालिमों से डरते हैं, क्योंकि हम जो वक्त लिखा कर लेकर आए उसी वक्त तक रहेंगे। जब टाइम खत्म हो गया तो सबको जाना है, कोई ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। यहाँ पर ज्यादा कोई शान पत्ती करेगा मैं ऐसा हूं, कुछ भी नहीं होगा। अलेक्जेंडर आदि दुनिया को फतेह किया मगर दुनिया से जाना पड़ा। बड़े बड़े बादशाह है मगर दुनिया से जाना पड़ा। सब जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे, मजलूमों के लिए लड़ते रहेंगे। आप पर आंच आने नहीं देंगे, आपकी तरक्की के लिए लड़ते रहेंगे। इस बात का वादा मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, भाजपा BJP कहती है कि गुजरात बना दिया। अरे मोरबी का ब्रिज कौन बनाए थे? कौन बनाए थे मोरबी का ब्रिज? मोदी जी। 140 लोग मर गए उसमें, 50 मासूम बच्चे मर गए उसमें, और एक 2 साल का बच्चा था। सोचो आप उस पर क्या गुजर रही होगी। अच्छा, गुजरात में इंसाफ देखो आप। एक जगह पर एक गरभा में पत्थर फेंकने के इल्जाम में 6-7 बच्चों को पकड़ा गया केडिया में। तो गुजरात की सरकार ने पत्थर फेंकने के इल्जाम में उन बच्चों को बीच रोड पर लाकर आवाम को, जनता को जमा करके उनको लठों से मारने लगाया। फोटो वीडियोग्राफी की गई और जो ब्रिज से लोग 150 लोग मर गए, वो कंपनी के दौलतमंद को पकड़ा नहीं जाता। मोदी जी, आपको दौलतमंदों से इतनी मोहब्बत क्यों है भाजपा वालों? जो इसकी वजह से 140 लोग मर गए, उसको कोई हाथ नहीं लगाता। जिन पर इल्जाम है पत्थर फेंकने का, उनको रोड पर लाकर पीटा जाता है, उनको रोड पर लाकर पीटा जाता है। बिल्किस बानो का मसला आपके सामने। कौन बोला बिल्किस बानो के बारे में? इन बच्चों को जब मारा गया तो किसने कहा कि हैवानियत है? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। बिल्किस का मसला, जो बच्ची का रेप किया गया, वो प्रेग्नेंट थी, उसके सामने उसकी 3 साल की बेटी का कत्ल कर दिया गया। उसकी मां का रेप हुआ, उसका कत्ल कर दिया गया। मोदी जी की सरकार उन कातिलों को छोड़ देती, उनको छोड़ देती। नरोडा पार्टियों में 90 लोगों का कत्ल करता है एक आदमी, 1-2 का नहीं, 90 लोगों का कत्ल करता है। उसको कोर्ट लाइफ की सजा देती है। वो निकलता है जेल से और भाजपा के लिए काम करता है, कहता है मोदी जी को वोट दो। एक कातिल काम करेगा जिस पर 90 लोगों को कत्ल करने का इल्जाम है। कौन सी बात भाजपा करती है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
जो कातिल है 90 लोगों का, वो कह रहा है कि मोदी को वोट दो, तो किससे इंसाफ होगा? जिन लोगों को मारा होगा, जिनका कत्ल किया होगा, उन लोगों पर क्या गुजरती होगी कि जब वो उनके इलाके में आकर कहेगा कि मोदी जी को वोट दो, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, आप अंदाजा लगाइए। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हिजाब का मसला उठा भारत में। किसने हिजाब के ताल्लुक से कहा कि हिजाब हमारे कल्चर का हिस्सा, हम पहनेंगे हिजाब? कौन बोला? क्या कांग्रेस का कोई आदमी बोला? नहीं बोल सकते। पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से बिल बीजेपी लेकर आई, तीन मर्तबा लेकर आई, तीन मर्तबा अल्लाह के फजलो करम से असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी दलीलों के साथ भारत के संविधान को सामने रखकर कहा कि गैर कानूनी कानून है, ये संविधान के खिलाफ कानून है। बताइए कोई और पार्टी बोलती है? CAA का कानून का मसला आया और जब पार्लियामेंट में बिल आया तो किसने? मोदी के 300 एमपीओ के सामने, अमित शाह के सामने हमने कहा यह कानून काला कानून है, मैं इसको नहीं मानता, इसको फाड़ दिया मैंने। बताओ, पूछो इन लोगों से जो आज मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, मुझको गालियां देते हैं, मुझ पर क्या क्या इल्जाम लगाते। और फिर उत्तर प्रदेश में इस साल फरवरी में 6.5 फीट के फासले से मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई। ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने कह दिया, फैसला कर लिया था कि उस दिन मैं नहीं मरूंगा। गोलियां चलाने वाले कौन थे? वो भाजपा के चाहने वाले थे। इसके बावजूद भी हम पर इल्जामात लगते हैं। गोलियां हमारी गाड़ी पर चलती हैं। CAA का कानून पार्लियामेंट में हम फाड़ते हैं। ट्रिपल तलाक के बारे में कहते हैं गलत कानून है, हम कहते हैं। UAPA का कानून आया, उसके खिलाफ हम कहते हैं। हिजाब पर हम कहते हैं और सब लोग खामोश बैठे रहते हैं। आप किसको वोट देंगे? जो खामोश बैठे हैं, जो आपके लिए लड़ेगा उसका आप साथ देंगे। इसका फैसला 5 तारीख को आपको करना है। इसका फैसला आपको करना है। अगर जो खामोश बैठे रहते हैं, अगर आप उनका साथ देंगे तो याद रखिए आपका फैसला होगा। मगर कहीं खुदा ना खास्ता आगे जाकर वो हमको हमेशा के लिए खामोश ना कर दे। तो आपको लड़ने वालों की जरूरत है। आपको अपनी आवाज को भिजाना है। गुजरात के विधानसभा में आप साबिर काबुलीवाला को MLA नहीं बना रहे, आप अपनी आवाज को गुजरात के विधानसभा में भिजा रहे हैं। हम सिर्फ 13 सीट पर लड़ रहे हैं। लोग बोलेंगे और मीडिया के लोग पूछते हैं, अरे ओवैसी साहब, आप सिर्फ 13 क्यों लड़ रहे हैं? क्या फर्क पड़ जाएगा? गुजरात में तो 182 असेंबली की सीटें हैं। क्या हो जाएगा अगर 5-6 जीत कर आ जाएंगे? तब उनसे एक ही जवाब उनको देते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में 540 के करीब लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 303 भाजपा के हैं और मंजलिस के 2 हैं। और जब इन 2 में से एक 6 मिनट की तकरीर के लिए खड़ा हो जाता तो भाजपा के 300 एमपीओ के पेट में, सर में दर्द शुरू हो जाता। ये आपको समझने की जरूरत है। अगर मंजलिस के 3-4 MLA जीतकर गुजरात की विधानसभा में चले जाएंगे, सरकार किसी की बनेगी, मगर सब परेशान होंगे कि ये मंजलिस के लोग क्या बोलेंगे। मंजलिस के लोग गरीबों की बात करते हैं, कमजोरों की बात करते हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं हम लोग। तो मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि 5 तारीख के दिन अपना एक वोट पतंग के निशान पर दीजिए। अब ये कांग्रेस वाले, अब कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। 27 साल से नरेंद्र मोदी इनको चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं। 27 साल से नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लोगों को चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं। और चाय में मेरे ख्याल से चाय कम होती, दूध और मलाई ज्यादा होता है। तो कांग्रेस जिम्मेदार है 27 साल से अगर भाजपा गुजरात में जीत रही है तो। मगर कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ओवैसी आने की वजह से भाजपा जीतेगी। बोलते हैं ना, ये वोट काटेगा। अरे मैं काटने नहीं आया हूं, मैं मिलाने आया हूं, हक लेने आया हूं गरीबों का।
अब 182 में से अगर हम 13 लड़ रहे हैं तो बचे 169, बचे ना। आप पूरे जीत जाओ, कौन रोक रहा आपको? आप नहीं जीत पाएंगे। और बोलते हो ऐसी भड़काऊ भाषण देता है। अभी कोई मीडिया के लोग हमारे इंटरव्यू लेकर गए, बोले लोग आपको भड़काऊ भाईजान बोलते हैं। मैंने कहा भड़काऊ के तक समझ गया मैं, मगर अगर भाईजान बोलेंगे तो रिश्ता नाजुक हो जाएगा, याद रखना। मत बोलो, भड़काऊ कह दो। भाईजान बोलेंगे तो फिर हम घर में भाईजान किसको बोलते आपको नहीं मालूम। तो बोले क्या बोलते? मिला छोड़ दो, इसी पर बात लो, चले जाओ, वरना तुम तकलीफ हो जाएगी। ये भड़काऊ भाईजान क्या भड़काऊ भाईजान है? सच्चाई को बयान करना, भारत के प्रधानमंत्री की गलतियों को दोहराना, उनके 15 लाख के वादे को झूठा बोलना भड़काऊ भाषण है। 15 लाख का वादा मोदी जी ने किया था, इसी गुजरात में बैठकर किया था कि पूरे ब्लैक मनी का पैसा आ जाएगा भाइयों बहनों आपके अकाउंट में डाल दूंगा। 15 बेचारा गरीब खुश हो गया। अरे 15 लाख, पूरा गरीब। अरे 15 लाख, 15 पैसे नहीं आए उसके जनधन के अकाउंट में। वही 2000 आए, कभी 1500 आए, ले लो, ये कर लो। अब हम जब इसको बयान करते, कांग्रेस वालों को तकलीफ हो जाती है। हर कांग्रेसी बोलता है अरे ओवैसी तू इस तरह की तकरीर क्यों करता? अच्छा, इतनी देर से हम हमारा भाषण सुन रहे हैं, हम किसी के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ बोले? किसी के खिलाफ नहीं बोलते। अब इनको तकलीफ क्या है कि ये कैसे बोलता है? अरे तुम भी तो बोलो, अल्लाह तुम्हारे को भी जबान दिया ना, मगर तुम्हारी जबान नहीं चलेगी क्योंकि तुम्हारी जबान कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है मोदी के साथ। तुम्हारी जबान इसलिए नहीं चलती क्योंकि तुम्हारे सीने में गरीबों की तकलीफ नहीं है। तुम्हारी जबान इसलिए नहीं चलती क्योंकि तुम गरीबों की तकलीफ अपने सीने में महसूस नहीं करते। और मेरा मानना यह है कि जो शख्स गरीबों की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करता, जो रात के अंधेरे में उठकर इन गरीबों के लिए अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह मैं भी गुनाहगार हूं, इन मजलूमों पे तो रहम कर दे, उसी की जबान चलती है। क्योंकि धड़कता हुआ दिल चाहिए जबान चलने के लिए। जिसका दिल मुर्दार हो गया उसकी जबान नहीं चलती। मेरी बात को याद रखो आप। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि आप 5 तारीख के दिन अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग डरा रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, अगर आप डराना चाहते हैं तो याद रखो, अब जनता डरने वाली नहीं है। तुम डराओ, कुछ भी करो, मगर जब पोलिंग बूथ में जाएंगे तो उनको सिर्फ पतंग ही नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी मां और बहनों को पतंग नजर आएगी, हमारे बुजुर्गों को पतंग नजर आएगी, और हमारे नौजवान 5 तारीख को राम रहीम नगर के आसमानों पर खाली पतंग 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 लहराएगी इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी के इल्जामात की ना मैं परवाह करता हूं, ना आप परवाह करिए। ये 27 साल से भाजपा को कामयाब कर रहे हैं। ये 27 साल से मोदी से मिले हुए। हम पहली मर्तबा आए हैं, ये आखिरी मर्तबा भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं आपके दरमियान में आता रहूंगा। मैं हमारे बुजुर्गों से, हमारी इज्जतदार मां और बहनों से, नौजवानों से इस बात का भी वादा कर रहा हूं, अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा तो मैं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा। और जिस दिन मैं जाऊंगा इस दुनिया से तो तुम्हारे ही कंधे पर कब्रिस्तान को जाऊंगा। तुम्हारी दुआओं का मैं मोहताज हूं। मैं जालिमों की दुआओं का मोहताज नहीं हूं। मैं मजलूमों का मुझे साथ चाहिए। कमजोर जो होगा वो मेरी आंख में मजबूत होगा। तुम्हारे आंख के आंसू मेरे दिल को भी रुलाते हैं। यकीनन मुझे तकलीफ पहुंचती है, चाहे जुल्म किसी पर हो, किसी इंसान पर जुल्म होता है तो तकलीफ होती है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, 5 दिसंबर के दिन आप पतंग के निशान पर मंजलिस को वोट देकर साबिर भाई को कामयाब करिए। ये आपके सामने जो मैंने वादे किए हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, हम उन पूरे वादों को इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे।
जल्द से जल्द फैक्ट्रियां खुलाने की कोशिश जारी है और जारी रहेगी। यहां पर आपका जो पीने के पानी का मसला है, मंजलिस और साबिर भाई उसको हल करेगी। ड्रेनेज नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट के मीटर का बिल ज्यादा आता है, बेवाओं को पेंशन नहीं मिलता, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मंजलिस को मौका दीजिए आपकी खिदमत करने का। और दिल्ली का एक छोटा रिचार्ज भी आया हुआ है, उसका भी भरोसा मत करिए, छोटा रिचार्ज है वो। इसी पर बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूं और नौजवानों से अपील करूंगा कि 5 तारीख को क्या करो ना, हाँ सीधा बस। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।